नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। बुद्ध मार्ग विदेशों में कब और कैसे पहुंचा, ये जानने की इच्छा हर भारतीय में हमेशा बनी रही है। आखिर बुद्ध मार्ग में ऐसा क्या था जो इस भारत धरती पे न जाने कितने धर्म मत पथ जन्म लिए, लेकिन सिर्फ बुद्ध मार्ग को ही विदेशियों ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरी तरह से उसको अपना लिए। दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको खोतान, चीन और तिब्बत में बुद्ध मार्ग कैसे पहुंचा इसकी जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं खोतान देश से। चीन भारत और ईरान के बीच स्थित भूभाग को चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इसी के अंतर्गत प्राचीन खोतान राज्य हुआ करता था जहां उइगर लोग बसते थे। दरअसल खोतान के रास्ते ही बुद्ध धम्म चीन पहुंचा था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, बौद्ध इतिहास की झलक। उसमें बौद्ध संस्कृति और विदेश नाम से एक चैप्टर भी है जिसमें वो खोतान का जिक्र करते हुए लिखते हैं, कुणाल के पुत्र एउल तथा पौत्र विजित संभव हुए। विजित संभव के शासनकाल के 5वें वर्ष में बौद्ध आचार्य वैरोचन ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दरअसल इस बात के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल चुके हैं। आप ये भित्ति चित्र देखिए, इतिहासकारों ने इसे 7th 8th सेंचुरी का बताया है और यह भित्ति चित्र आचार्य वैरोचन की याद में बनाया गया था। यही नहीं, 4th सेंचुरी में चीनी यात्री फाहियान ने खोतान में प्रचलित बौद्ध धर्म का विस्तृत चर्चा किया हुआ है। वो लिखते हैं, प्रत्येक घर के द्वार पर धम्म स्तूप स्थापित किए हुए हैं। छोटे से छोटा धम्म स्तूप भी 20 हाथ से अधिक ऊंचा होगा। फाहियान जब भारत यात्रा पर निकले थे उस दौरान वो खोतान के रास्ते ही भारत आए। तब उन्हें खोतान में गोमती संघाराम में ठहराया गया था। उस दौरान खोतान में बुद्ध की रथ यात्रा देखने के लिए 3 महीने तक ठहरे थे। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में रथ यात्रा बुद्ध धम्म की ही देन है। रथ यात्रा तो आज भी करवाई जा रही है, लेकिन उसमें बुद्ध की जगह काल्पनिक कथा कहानियों के किरदार फिट कर दिए गए हैं। फाहियान ने खोतान में राजा के नौबिहार की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि यह 80 वर्षों में बना है और पूरे 3 राजाओं के शासन काल तक बना है। राजा के नौबिहार पर सुंदर खुदाई का काम और पच्चीकारी है। ऊपर सोने चांदी के पत्र चढ़े हैं और भांति भांति के रत्न जड़े हैं। फाहियान के ये नोट्स साबित करते हैं कि 4th सेंचुरी से पहले ही खोतान देश पूरी तरह से बुद्धिस्ट देश था। वहाँ के राजा प्रजा बौद्ध थे तथा बौद्ध विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फाहियान के अलावा भी कई बौद्ध स्कॉलर का खोतान जाने का जिक्र मिलता है। धम्मछेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में 433 ईस्वी में खोतान आए थे। इससे खोतान की समृद्ध विरासत का पता चलता है। खोतान के बाद कुची में भी बौद्ध धर्म के विरासत के पर्याप्त सबूत मिले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी इसी पुस्तक में आगे कुची का भी जिक्र करते हुए लिखा है, कुची भी खोतान के समान बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्राचीन समय में ही हो चुका था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कुमार जीव का जन्म कुची में हुआ था। ये वही कुमार जीव हैं जो 4th सेंचुरी के दौरान चीन में रहकर अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग बौद्ध धर्म को जान सकें। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि तिब्बत में बुद्ध धर्म कब और कैसे पहुंचा। तिब्बत की लोकेशन पर अगर आप नजर डालें तो यह हिमालय के उत्तर में बहुत ऊंचे पठार पर बसा हुआ है। तिब्बत के लोग बौद्ध हैं। 7th सेंचुरी में सम्राट सोग्डसेन गंपो ने तिब्बत के पश्चिम में स्थित झंगझुंग राज्य को जीत लिया। उनकी अनेक पत्नियों में से एक नेपाल से, दूसरी चीन से और तीसरी झंगझुंग से थी। कहा जाता है कि ये राजकुमारियां
चूंकि बुद्धिस्ट थीं तो बुद्ध की प्रतिमाएं लेकर उनके यहाँ गई थीं। इससे सम्राट के मन में धम्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध धम्म एक परमानेंट मैग्नेट की तरह है। जो भी व्यक्ति बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को एक बार ध्यान से समझ ले तो वो लोहे की भांति उसकी तरफ खींचा चला आता है। बस यही हुआ। सम्राट सोग्देसेन गप्पो पर धम्म का इतना गहरा असर पड़ा कि वे एक लिखित भाषा विकसित करने की ठान लिए ताकि वो बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे तिब्बती जनता में प्रचार प्रसार कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री थोनमी संभोट को भारत भेजा। संभोट ने तिब्बती भाषा के लिए वर्णमाला तथा व्याकरण का आविष्कार किया। उन्हें तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। उससे पहले तिब्बत के लोग बोन धर्म को मानते थे। सोग्देसेन गप्पो का उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद कराकर बुद्ध धर्म को तिब्बत में लोकप्रिय बनाना था। दुनिया की ये अजीबोगरीब घटना थी। यहाँ न तो तलवार का जोड़ था, न ही 72 सलवारों का, न स्वर्ग की लालसा, न नरक का खौफ, न ईश्वर था, न आत्मा था, और न ही जीवन बचाने के डर से अपनाया गया धर्म परिवर्तन। यहाँ अगर कुछ था तो वो सच था जो सभी लोग जान लेना चाहते थे कि बुद्ध ने आखिर किस सत्य की खोज की है। उसे लोग न सिर्फ जानना चाहते थे बल्कि स्वीकार कर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। सम्राट सोग्देसेन गप्पो ने नालंदा और औदंतपुरी विश्वविद्यालयों से क्रमशः शांति रक्षित एवं पद्म संभव को तिब्बत आमंत्रित किया। ये विद्वान तिब्बत जाकर धम्म को तिब्बत का अभिन्न अंग बना दिए। 11वीं सदी में अतीश दीपंकर तिब्बत गए और अनेक वर्षों तक वहां निवास कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो तिब्बत में आज भी कई बौद्ध स्तूप और मठ मिले हैं जिनका निर्माण भारतीय शैली में किया गया है। समय बिहार की वास्तुकला इसका साक्षात उदाहरण है। अब आते हैं चीन देश में बौद्ध मार्ग कैसे फैला। दरअसल चीन देश में भी बुद्ध की प्रतिमाएं ईसा पूर्व की 2री-3री सदी पहले पाई गई हैं। यानी बुद्ध मार्ग ईसा से पहले ही चीन में पहुंच चुका था। ऐसा जिक्र मिलता है कि 67 एडी के करीब में चीनी सम्राट मिंगती ने बुद्ध धर्म को और भी अच्छे से समझने के लिए 2 भारतीय बौद्ध विद्वानों काश्यप मातंग तथा धम्म रक्षित को आमंत्रित किया था। काश्यप मातंग का जन्म मगध में हुआ था, लेकिन चीन यात्रा पर जाने के समय वह गंधार में थे। काश्यप मातंग और धम्म रक्षित दोनों बहुत सी पुस्तकें लेकर चीन देश गए। कहा जाता है कि दोनों सफेद घोड़े से चीन यात्रा पर गए थे। चीनी सम्राट ने दोनों बौद्ध विद्वानों को रहने के लिए श्रीवास विहार का निर्माण करवाया। यही चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। यह वो दौर था जब चीन में कन्फ्यूशियस मतवानुयायियों का बोलबाला हुआ करता था। सो बुद्ध धर्म का विरोध होना तय था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को जिसने भी जाना समझा वहां पे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए और यही हुआ। 2री सदी आते आते प्रसिद्ध दार्शनिक मोत्सु ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस के धर्म से श्रेष्ठ बताया। 3री सदी के चीनी सम्राट वू तथा 4थी सदी के सम्राट मिन के समय तो चीन में बौद्ध मठ और बिहारों की लड़ी लग गई। 100 साल भी नहीं बीते कि दक्षिणी चीन के राजा लियांग बूती ने बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा दे दिया। वेई, शुई और तांग राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिए। तांग काल को तो इतिहास में चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। इसी कालखंड में प्रभाकर, दिवाकर, बोधि रुचि, अमोघ वज्र, वज्रमित्र जैसे बौद्ध विद्वान चीन गए। फिर चीन के लोगों में बुद्ध की धरती को देखने की ऐसी उत्कंठा पैदा हुई कि फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे 56 से ज्यादा स्कॉलर 7वीं सेंचुरी तक आ चुके थे। यहाँ आकर बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय महाविहारों में वो अध्ययन करने लगे और बुद्ध के द्वारा खोजे गए ज्ञान को समझने में लग गए। आज उन्हीं के द्वारा लिखे हुए नोट से इस 20वीं सदी में भारत का स्वर्णिम इतिहास का पता चलता है, जिसे आज भी ज्यादातर भारतीय जनता नहीं जान पाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भारतीयों को अपने भारत के सुनहले इतिहास का पता चल सके, क्योंकि ये बातें आपको न तो क्लास बुक में पढ़ाई जाएंगी और न इतिहास की
किताबों में। ये वेल रिसर्च की हुई की पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ऐसी ही अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो बौद्ध धर्म की झलक बुक को एक बार जरूर पढ़ें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।